जय हिंद साथियों, डीएस राजपूत एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम्स है दोस्तों, ये दिसंबर और आपका जनवरी के बीच में आपका इसका एग्ज़ाम्स होना है। वो फॉर्म इसके जो है फिल हो चुके हैं। एक दो दिन की जो है डेट बची हुई है, उसमें आप लोग अपना जो है करेक्शन वगैरह जो कुछ भी आप लोग करवाना चाहते हैं वो करवा लीजिएगा। वो जो भी हमारी भाई बहन सीटेट का फॉर्म भर चुके हैं दोस्तों, अब उनके लिए क्या है, तैयारी करने का समय आ चुका है। और आपका जो 1 महीना शेष बचा हुआ है उसमें आप लोग ऐसी तैयारी करिएगा जिसमें कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो आसानी से क्वालिफाई हो जाए और आप लोग अच्छे नंबरों से उसमें पास हो सकें। तो चलते हैं दोस्तों, कुछ सेट पेपर आपको लगवाए जाएंगे हमारे आपके इसी चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोग उसमें तैयारी करिएगा और ऐसे क्वेश्चन लगवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, आपको बता दें, क्वेश्चन के साथ आपको पूरा का पूरा उसका निचोड़ भी मिलेगा ताकि आप लोग हर एक पॉइंट को बारीकी से समझ सकें। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे अधिक लवणीय सागर है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर मृत सागर? तो दोस्तों, लवणीय की बात की जा रही है, तो अगर क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन सबसे अधिक लवणीय सागर है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर होगा मृत सागर। इसमें जो लवणीय क्षमता है, जो प्रतिशतता है, वो कितनी पाई जाती है दोस्तों? इसकी पाई जाती है 238%। इसमें लवणीय पाई जाती है। ठीक है, लवणता पाई जाती है कितनी? 238। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे अधिक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे अधिक पूछा जा रहा है और इसकी जो लवणता है वो भी हमने आपको बता दी है कि 238 है। अगर आपका विश्व में सर्वाधिक लवणता के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर होगा वो तुर्की में है। आपका क्या चीज़? वॉन झील। ठीक है, कौन सी झील? वॉन झील। वॉन झील है, इसकी जो लवणता पाई जाती है वो 330% पाई जाती है। ठीक है, अगर आपका लवणीय सागर कौन है सबसे अधिक, तो उसका मृत सागर हो जाएगा। और विश्व में अगर पूछा जाए तो तुर्की में है आपकी वॉन झील, उसकी लवणता पाई जाती है 330%। अब आप लोग इसको आंसर को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आदित्य इलाहाबाद से हल्दिया राजमार्ग से गया, उसने किस नदी में सफ़र किया होगा? अब बताइए, यमुना, गंडक, गंगा या फिर महानदी? तो दोस्तों, आदित्य जो इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग से जाने के लिए कौन सी नदी का इस्तेमाल करेगा? गंगा नदी में सफ़र करेगा। ठीक है, कौन सी नदी में सफ़र करेगा? गंगा नदी में सफ़र करेगा आपका। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी में भी क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितनी अवस्थित है? 1 अवस्थित है। ठीक है, तो ये आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया होती है, तो वर्मी जो कंपोस्ट की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, कीड़ों के द्वारा या फिर पशु के द्वारा? तो वर्मी कंपोस्ट की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो वर्मी कंपोस्ट की जो प्रक्रिया होती है वो कीड़ों के द्वारा होती है आपकी। ठीक है, और अर्थात क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट का जो निर्माण होता है वो कीड़ों, विशेष कर किससे? केंचुआ से होता है। किससे होता है? केंचुआ से किया जाता है। ठीक है, यह एक क्या होता है, जैविक खाद होता है जो पर्यावरण के हिसाब से क्या होता है, अनुकूल होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो कीड़ों के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? पॉपुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो मिड डे मील की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो 1995 में मिड डे मील की स्थापना यानी कि शुरुआत हुई थी। ठीक है, यानी कि बच्चों को जो पोषण मिलता है, पोषण आहार, वो उसको शुरुआत कब की गई थी? 1995 में। तो मिड डे मील, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, मध्याह्न भोजन योजना का जो प्रारंभ वर्ष है दोस्तों वो 1995 में किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों को पोषण आहार प्रदान करना था। ठीक है, और इसका जो मुख्य मूल्यांकन था वो सकल नामांकन दर में सुधार लाना था। ये जो है दोस्तों, अब क्या है, ये कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए इसकी शुरुआत की जा चुकी है। ये सभी को अब मिलता है 1 से 8 तक के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? अब बताइए दोस्तों, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? विजय स्तंभ जो बनवाया था दोस्तों वो महाराणा प्रताप, महाराजा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराजा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराज
जय सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो महाराणा कुंभा ने बनवाया हुआ था क्या, विजय स्तंभ। ठीक है, तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो मेवाड़ के जो शासक थे, ठीक है, राणा कुंभा, इनको क्या कहा जाता है, इनको ही राणा कुंभा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको भी राणा कुंभा के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम क्या है, महाराणा कुंभा। ठीक है, तो ये कहाँ के जो थे शासक थे, तो कुंभा ने चित्तौड़ में इन्होंने ये करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। ये जो स्तंभ है वो मालवा के महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। तो अब आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है। पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, रिश्ते नाते, जब भाई पेड़ पौधे हैं, मानव है, तो उनके रिश्ते नाते भी होंगे, संस्कृति भी होगी, मकान भी होगा, सड़कें भी होगी, पूजा स्थल भी होगा। ठीक है, तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आ जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो चौथा विकल्प आपका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर भी देते हुए ज़रूर चलिएगा। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में शीर्ष वनावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, खीरी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर या संत रविदास नगर। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है दोस्तों, बताइए शीर्ष वनावरण क्षेत्र वाला जिला, तो वो आपका हो जाएगा सोनभद्र जिला। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में शीर्ष वनावरण जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो सोनभद्र है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए तो 2544 वर्ग किमी में आपका फैला हुआ है। ठीक है, वर्ग किमी में ये फैला हुआ है सोनभद्र जिला। ठीक है, जबकि सबसे कम अगर आपका पूछा जाए वन क्षेत्रफल वाला जिला तो वो क्या हो जाएगा, भदोही हो जाएगा। और वो इसी में ऑप्शन है भदोही यानी संत रविदास नगर। ठीक है, ये केवल और केवल कितने में फैला है, 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोनभद्र सबसे बड़ा शीर्ष वनावरण क्षेत्र वाला है जो कि 2544 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे कम पूछा जाए तो संत रविदास नगर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, तो वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, या वे सूर्य प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या उनमें जड़ें होती हैं। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, किसी खाद्य श्रृंखला की जो प्रथम कड़ी है वो सदैव हरे पादप होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं, बताइए दोस्तों, हाइड्रोफाइटा किसको कहते हैं। तो हाइड्रोफाइटा एक समुद्री जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को, या फिर एक जड़ रहित पौधे को। तो दोस्तों हाइड्रोफाइटा जो होता है वो जलीय पौधों को कहा जाता है। ऐसे पौधे जो जलीय स्थानों पर उगते हैं यानी जल में उगते हैं, तो किसको कहा जाता है, एक जलीय पौधे को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। तो क्या राइट आंसर, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय सवाना, उष्ण कटिबंधीय वन, या शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सवाना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जो औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है वो अन्य से कम है, जबकि उष्ण कटिबंधीय वन की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है। किसकी, उष्ण कटिबंधीय वन की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भूगर्भ से धरातल की ओर, एक जीव से दूसरे जीव की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, या नदी के द्वारा भूमि के जीवों से सागरीय जीवों को। अब बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक जीव से दूसरे जीव की ओर। ठीक है,
ये खाद्य श्रृंखला का अभिप्राय होता है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है एक जीव से दूसरे जीव की ओर ऊर्जा का जो अंतरण होना है। इस श्रृंखला में उत्पादक पहले क्या आएगा, उत्पादक आएगा, फिर आएगा आपका उपभोक्ता आएगा, ठीक है, उपभोक्ता आएगा और फिर आपका आएगा अपघटक, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सभी शामिल हो जाएंगे। तो एक जीव से दूसरे जीव की ओर आपका खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षी साइबेरियाई सारस केवल प्रजनन हेतु आते हैं? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में, कमलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों ये उद्यान से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसकी एक हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें सारे के सारे इसमें समाहित हो जाएंगे। अब बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा, जिसमें कि राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षी जो साइबेरियन होते हैं वो सारस वो केवल प्रजनन हेतु आते हैं, ठीक है। तो विदेशी पक्षी जो साइबेरियाई सारस होता है वो राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रजनन के लिए आते हैं और ये पक्षी जाड़े में यहाँ आते हैं, ठीक है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, जो राज्य का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान भी है आपका, ठीक है। किस जिले में स्थित है आपका? ये भरतपुर जिले में, ठीक है। और कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में, ठीक है, केवलादेव। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो यार वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग इसी प्रकार से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखना चाहते हैं और सीटेट में आप लोग 100 प्लस 120 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और आप लोग चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको रेड अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर के उसको टच कर लेना तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जैसे ही सब्सक्राइब होता है एक बेल आइकन की घंटी आएगी जिसको ऑल पर टच आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। आज का लास्ट क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, राष्ट्रीय राष्ट्र निर्माण विकास पर्यावरण विकास संस्थान के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अगर इसकी जगह UNEP अगर भी आ जाए तो इसी का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सेट पेपर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।